में जी रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि गांव के लोगों को अपनी सिक्योरिटी के लिए ज्यादातर वक्त बंकर्स में बिताना पड़ रहा है। इन लोगों ने खाने पीने का राशन, जरूरी सामान भी बंकरों में जमा करना शुरू कर दिया है ताकि अगर जंग के हालात बनते हैं तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हाल ही के दिनों में बड़ी गोलाबारी ने एक बार फिर लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। मकामी लोगों ने बताया कि वो अपने परिवारों की सिक्योरिटी के लिए बंकर्स में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से उनका गुस्सा और फिक्र दोनों बढ़ गई है। तो हालात को मद्देनजर रखते हुए मकामी लोग जो एलओसी पर गांव में रहते हैं उन्होंने खुद ही बंकरों में जाकर रहना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जंग जैसे जो हालात बन रहे हैं, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और अब तक पिछले 10 दिनों में 33 बार पाकिस्तान की तरफ से यहां गोलीबारी की जा चुकी है। कुपवाड़ा, नौशेरा, राजौरी, पुंछ समेत कई मकामात पर एलओसी पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और ऐसे में एलओसी के गांव में रहने वाले लोग काफी घबरा गए हैं, डर गए हैं और अब इन हालात के बीच लोग बंकरों में रहना शुरू कर चुके हैं। कुछ बंकर्स इन्होंने खुद निजी बंकर्स बनाए हैं और कुछ कम्युनिटी बंकर्स भी हैं जिन्होंने कम्युनिटी बंकर्स का भी सहारा लिया है। तो अपने आपको महफूज रखने के लिए, अपने परिवार की हिफाजत के लिए लोगों ने बंकरों में राशन और जरूरी सामान जुटाना शुरू कर दिया है और अब लोग यहीं रहने को मजबूर हो रहे हैं। हालात इतने खराब लोगों को नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है भारत पाकिस्तान के बीच और ऐसे में इन हालातों ने लोगों की रातों की नींद और दिन का सुकून छीना है। एलओसी के पास रहने वाले लोगों ने बताया है कि अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए वो बंकर्स में रह रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दरअसल पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद उनमें गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं फिक्र दोनों बढ़ गई है और लोगों का ये कहना है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है भारत पाकिस्तान के बीच और ऐसे में उनके परिवार की हिफाजत और परिवार की सिक्योरिटी वो खुद भी कर रहे हैं सेना के अलावा। ऐसे में बंकरों में रहना शुरू कर दिया है, खाने पीने का सामान बंकरों में रख दिया है और अपने अपने परिवार के साथ वहीं रहना शुरू कर चुके हैं लोग। ऐसे में ये काफी संजीदा जो है वो माहौल है, सिचुएशन है और लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे भी हैं। उन्हें डर है कि उनके परिवार को इस गोलीबारी में, इस लड़ाई में, इस जंग में कहीं भुगतान न करना पड़े अपनी जान गंवाकर और ऐसे में इन बंकरों का सहारा लेना ही एकमात्र जरिया इन लोगों के लिए है। लोग ये सोचते हैं कि ऐसे हालात में अगर उनके परिवार को कुछ होता है तो ये उनके लिए निजी हानि होगी और इसी निजी हानि को अवॉइड करते हुए, दरकिनार करते हुए सिक्योरिटी के लिए ज्यादातर वक्त लोग बंकर्स में बिता रहे हैं। लोगों ने यहाँ अपने खाने पीने का राशन और दूसरे जरूरी सामान भी बंकर्स में जमा करने शुरू कर दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बंकरों में अपने राशन, सिलेंडर और दूसरे जरूरी सामान लेकर जा रहे हैं, वहीं पर अपना खाना बनाते हैं, रह रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें हैं जहां बंकरों में लोग सिलेंडर, गैस और जरूरी दूसरे सामान रख रहे हैं और दूसरी तरफ एक परिवार बैठा हुआ नजर आ रहा है जो बंकर में बैठकर रहकर अपने परिवार की और अपनी खुद की हिफाजत कर रहे हैं। लोग, छोटे छोटे बच्चे बंकरों में रहने को मजबूर हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं। अब जंग के हालात बनते हैं तो सरहद पर रहने वाले लोगों को अक्सर ऐसा करना पड़ता है, उन्हें बंकरों का सहारा लेना पड़ता है। अब तक कई साल से इन बंकरों का लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था, सरहद पर रहने वाले लोगों ने, लेकिन जब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमला हुआ है तब से लोग अब एक बार फिर से इन बंकरों की शरण में आए हैं और इन बंकरों में खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। तो रात में भी बंकर में रहते हैं लोग और बच्चे और बुजुर्ग भी बंकरों में ही रह रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से मदद की जा रही है, सुरक्षा बल भी इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन खुद की और अपने परिवार की हिफाजत किसी भी शख्स के लिए सबसे
प्राथमिकता बन जाती है। ऐसे हालात में कोई नहीं चाहता कि जंग की गोली, दुश्मन की गोली उसके परिवार को लगे। अब हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लेने के लिए जम्मू से हमारे नुमाइंदा ख्वाहिश पटियाल। ख्वाहिश, लोग बंकरों में रहने को मजबूर हो गए हैं, हालात इस कदर बिगड़ गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके के हालात हैं? आगे जंग को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या जंग हो सकती है और ये हालात कब तक सुधरने की उम्मीद नजर आ रही है, अगर नहीं है तो? देखिए, अगर हम कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो भारत पाकिस्तान के सामने जो है वो सीधे जंग की ऑप्शन है, और सीधे जंग होगी भी नहीं, क्योंकि अगर सीधी जंग होती है तो उसको माना जाता है कि हर एक फ्रंट पर जंग शुरू हो जाएगी, यानी कि समुद्री सीमाओं पर जंग शुरू होगी, नेवी वर्सेस नेवी। वहीं अगर हम गुजरात, राजस्थान, पंजाब यहाँ पे बात करें, ये तमाम फ्रंट भी खुलेंगे, यानी वेस्टर्न फ्रंट पूरा खुल जाएगा। साथ ही साथ नॉर्थन फ्रंट की बात करें, वहां तो वो तो खुलेगा ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने पहले भी 2 दफा स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान पर, वो एयर स्ट्राइक है, और अंदर घुस करके जो उड़ी के अटैक के बाद स्ट्राइक की थी, वो स्ट्राइक थी, सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये अगर हम बात करें तो भारत जो अटैक करेगा तो वो पीओके पर किस जगह पे करेगा, भारत उसकी तैयारी ऑलमोस्ट कर चुका है। और इस अटैक के बाद क्योंकि पाकिस्तान को पता है उनके पास ज्यादा असलाह नहीं है, बहुत लंबे समय तक वो भारत का डायरेक्ट जंग नहीं लड़ सकता है, और विश्व के बड़े सारे देश पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है। इवन तुर्की जैसे देश और चीन भी खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि इस समय जिस तरह से पूरे विश्व में ट्रेड वॉर्स चल रही है और अमेरिका ने जिस तरह से सैंक्शंस लगाई हैं, उस तरह से बहुत सारे देश किसी भी तरह से जंग के सूरत हाल नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में अगर भारत स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान बौखला करके लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित, इंटरनेशनल बॉर्डर तक ही जो गोलाबारी करेगा, या फिर कुछ हम कह सकते हैं कि इससे हैवी जो हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फुल फ्लेज वॉर में नहीं जाएगा, क्योंकि उनका पाकिस्तान का खुद का वेस्टर्न फ्रंट पूरी तरह से खुला हुआ है। सिंध प्रांत में लगातार वहां पर हलचल बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान में रेबल्स जो है वो पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए हैं, टीटीपी जैसा संगठन पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए है। वहीं जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है वो भी आंखें खड़ा करके पाकिस्तान में बैठी है और आंखें घुरा भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत जाने वाली रसद को, अफगानिस्तान जाने वाली रसद को पाकिस्तान ने रोका है, उससे तालिबान भी बहुत ज्यादा इस समय गुस्से में है। तो अगर भारत के साथ वो जंग करता है, हाँ, हालांकि इसमें एक और फ्रंट है, आपका ईरान फ्रंट भी है। अगर ईरान भी अगर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर अग्रेसिव हो जाता है तो पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा वो कहाँ पे लड़े और कहाँ पे ना लड़े। तो ऐसे में वो सीधी जंग की तरफ नहीं जाएगा। जी, पाकिस्तान जो पिछले 3 दशकों में करता आया है, यानी कि वो यहाँ पर दहशतगर्दी फैला करके जो माहौल बिगाड़ता रहा है, वो उसी स्ट्रेटेजी में काम करेगा, अभी आगे भी वैसा ही करेगा। क्योंकि जब तक पाकिस्तानी आर्मी है, जब तक ISI जिंदा है, वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होने देंगे और कश्मीर का मुद्दा भी नहीं छोड़ेंगे। या तो पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाए, ये इसका सोल्यूशन है, यहाँ पर शांति आ सकती है, या फिर अगर सीधा जंग होती है वही वैसे उसका भी नतीजा यही होगी, पाकिस्तान लेकिन ऐसा होने की उम्मीदें कम है। ख्वाहिश, हम अपने नुमाइंदा राही कपूर के पास जाना चाहेंगे। राही, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इन बंकरों में रहने वाले लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग, और आप भी बंकरों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या रात में भी इन बंकरों की शरण ले रहे हैं लोग, और बुजुर्गों और बच्चों की हालत कैसी है, वो ऐसे हालात में किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? देखिए शिवानी, बिल्कुल जम्मू संभाग की खासतौर पर बात करूंगा। जम्मू संभाग के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई नियंत्रण रेखा या LOC का इलाका लगता है तो वो है रजौरी पुंछ, जो कि चारों तरफ यानी काफी बड़ी लंबी संख्या में मतलब कि LOC है और साथ में लगता है POK। तो ऐसे में जो ये गांव है खासतौर पर पुंछ का, जैसे मेंढर, मनकोट, उसके बाद साब्जियां मंडी, लोरन, दिगवार और रजौरी की अगर बात करें तो नौशहरा सेक्टर, जंगड़ लाम, पुखरेनी, लड़ोका, कलसियां, ये सब इलाके जो हैं, मंजाकोट हो गया, विमर गली हो गया, ये रजौरी पुंछ के वो इलाके हैं जहां से बिल्कुल नियंत्रण रेखा साथ में है। तो इस दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ी आबादी जो कि इन बॉर्डर एरियाज में रहती है, यानी कुछ ग्रामीण क्षेत्र जिनके मैं नाम ले रहा हूं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। और साथ में कुछ ऐसे गांव भी हैं शिवानी कि जो गांव LOC के यानी जो नियंत्रण हमारी जो रेखा है, फेंस है, फेंस के आगे भी कुछ गांव हैं जो कि मेंढर सेक्टर में आता है।
तो उस स्थिति में जो दोनों मुल्कों के बीच में इस समय हालात बने हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो साफ तौर पर एक पैनिक तो है कहीं ना कहीं बॉर्डर के लोगों ने कहीं दर, क्योंकि बॉर्डर की जो लाइफ है, जो वहां पर लोगों का डेली रहन सहन है, वो एक चुनौती है, एक चैलेंजिंग है। तो 2019 के बाद जब सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था 21 में, तो एक राहत मिली थी लोगों को, राहत मिली थी कि गोलाबारी नहीं होगी, लोग आराम से जो है वहां पर रहेंगे। उसके बाद बॉर्डर एरिया में काफी डेवलपमेंट के कार्य हुए और इस बीच में भारत सरकार ने एक बड़ी संख्या में बॉर्डर के लोगों के लिए बंकरों का निर्माण किया। उसमें कम्युनिटी बंकर, इंडिविजुअल बंकर, तमाम तरह के बंकर बनाए गए और उन बंकरों को अभी इसलिए एक्टिव किया गया है, हालांकि उन बंकरों को उस समय आवश्यकता लोगों को पड़ती थी जब गोलाबारी होती थी। अभी जो तनाव इस समय बरकरार है, इस तनाव के बीच में लोग अपने तौर पर एक तैयारी कर रहे हैं। उन बंकरों के बीच में एक उन्हें डर भी सता रहा है और एक जोश भी है, क्योंकि पहलगाम में जो निर्मम हत्या हुई है 26-27 लोगों की, इसमें पूरे देश में गुस्सा है, बॉर्डर के लोग भी गुस्से में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि रोजमर्रा की लड़ाई से अच्छा है कि एक ही बार आर पार हो जाए। हमने तमाम लोगों से बातचीत की है और बंकरों के अंदर शरण लोग इसलिए ले रहे हैं कि बंकरों को साफ तौर पर उन्हें साफ सुथरा किया जा सके, वहां पर अपना खाने पीने का सामान, राशन इत्यादि ये सारा सामान वहां पे स्टॉक किया जा सके कि खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन, हालात उस तरीके के बनते हैं, अगर वार होती है या फिर पाकिस्तान ज्यादा गोलाबारी करता है, तो इस दौरान वो लोग अपनी जान उन बंकरों में जो है वो बचा सके। कम्युनिटी बंकर में पूरे गांव जो नियरेस्ट आसपास के होते हैं वो कम्युनिटी बंकर में सब लोग आए। जो इंडिविजुअल बंकर हैं, जहां पर ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा गोलाबारी जिन घरों को टारगेट किया जाता है, उनके लिए इंडिविजुअल बंकर है। तो ऐसे में इस स्थिति के साथ निपटने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। और कुछ जैसे आपने ये मेरे से पूछा कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं, तो उनकी सेफ्टी को भी प्राथमिकता दी गई है। तो क्योंकि बंकर अभी जो भारत सरकार ने बनाए हैं, हालांकि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो बंकर बने वो हाईटेक बंकर है, वहां पर प्रॉपर आपको ऐसा लगेगा कि उन बंकरों के अंदर एक पूरा मतलब कि एक हर चीज जो है वहां पर रखी गई है। सरकार की तरफ से भी वहां पर एसी, हर इंतजाम में उनके हर एक इंतजाम, जो किचन से लेकर उनका खाने पीने रहने का सब चीजें हैं। तो सरकार ये चाहती है कि अपनी आवाम का कोई नुकसान ना हो। अगर वैसी स्थिति होती है तो आवाम की सुरक्षा के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, हालांकि जो ऑफिशियली तौर पर इस चीज को बयान तो नहीं किया गया, लेकिन हमने जब लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हम एहतियातन तौर पर बंकरों को साफ कर रहे हैं, या फिर जो संबंधी विभाग हैं जिन्होंने बंकरों का निर्माण करवाया था वो भी विजिट करके एटलीस्ट एक अलर्ट मोड पर बंकरों को साफ कर रहे हैं, ताकि लोगों को वहां पर शरण दी जा सके, लोग वहां पर रह सके उस चुनौती में, उस स्थिति में। और खासतौर पर जो अभी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये नौशहरा सेक्टर की तस्वीरें हैं। ये एक ऐसा गांव है सरहद के साथ सटा हुआ जो सबसे ज्यादा गोलाबारी इफेक्टेड रहा है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा यहाँ पर गोलाबारी, और इस बंकर के अंदर आप देखिएगा कि गांव के लोग किस तरीके से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और लोगों का ये मानना है कि यदि हालात खराब होते हैं या वैसा कुछ होता है तो इस बंकर के अंदर से हम पूरे गांव का जो है वो राशन यहाँ पर स्टॉक करके बाकायदा हम सब चीजें तैयार करेंगे, खाना वाना उनको प्रोवाइड करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना को भी पहुंचाएंगे। ये एक बड़ी बात है। लोगों में जोश और जज्बा भी है, हालांकि डर तो एक रहता है क्योंकि बॉर्डर की लाइफ आपको पता ही है कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन लोगों में एक आत्मविश्वास, एक जज्बा जो देखने को मिल रहा है वो भी बरकरार है। बिल्कुल सही कहा राही आपने, बिल्कुल सही कहा। और ख्वाहिश जिस तरीके से राही ने कहा कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की लाइफ हमेशा स्टेक पर रहती है, डर में रहते हैं लोग, लेकिन जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हालात जो है तनावपूर्ण है। लोगों को ये डर तो है ही कि जंग हो सकती है, लेकिन अगर बात की जाए इन बंकरों में लोगों के रहने की, लोगों ने रहना शुरू कर दिया है बंकरों में, तो क्या अब ये माना जाए कि ये अब नई नॉर्मल स्थिति है? देखें कि लोगों ने ये देखा है कि दिनचर्या सामान्य होती है, दिन में कुछ नहीं होता है और रात के समय गोलाबारी होती है। तो जो क्योंकि अभी की जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में अभी भी अगर टेम्परेचर देखा जाए रात के मुताबिक काफी ठंडा है, लोग गर्म बिस्तर लेकर सोते हैं। तो ऐसे में बंकर जो है वो उनके लिए काफी सेफ भी, क्योंकि अगर सर्दी के मुताबिक देखें तो अगर उन्हें रात को बंकर में भी काटनी पड़े तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अमूमन गर्मी मैदानी इलाकों में गर्मियों में बंकर में रहना मुश्किल होता है। खासतौर पे अगर लाइट चली जाए तो बंकर के अंदर थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है, लोगों को बहुत ज्यादा सफोकेशन टाइप हो जाती है। लेकिन इस तरह के अब जो बंकर बने उनमें वेंटिलेशन का काफी अच्छा ऑप्शन रखा गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम नॉर्मल अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो लोगों को इस तरह का अपना लाइफस्टाइल अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की भी लगातार यही स्ट्रेटेजी है। वो क्यों गोलाबारी कर रहा है? वो गोलाबारी इसलिए कर रहा है कि वो भारत को एक संदेश दे रहा है कि हम देखिए हर जगह से, हर सीमा पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे
हमारे जो पाकिस्तान की जो सेना है वो बिल्कुल स्टैंड बाय पे है, वो अटैक कर रही है, यानी कि हमले कर रही है, फायरिंग कर रही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले की तरह हम आपको खाली स्पेस दे देंगे और आप हमारे यहाँ पर घुस के कहीं स्ट्राइक करके चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं वही एक पूरी उनका सोच है और एक पूरी प्लानिंग है कि हम हर रात को, क्योंकि रात को ही खतरा होता है कि भारत जो है वो अंदर घुस कर पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ा नुकसान करे। तो इसीलिए रात को हर दिन पिछले लगभग 10 दिनों को देख रहे हैं, हर दिन फायरिंग हो रही है। इसलिए हो रही है कि भारत किसी भी तरह से ये ना सोचे कि पाकिस्तान ढीला पड़ गया, कोई जगह से अंदर घुसने का रास्ता बन जाए। तो ये कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी है। हालांकि लोग बिल्कुल इस चीज से हैबिचुअल हो गए कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों को ये चीज बिल्कुल अब नॉर्मल सी लगने लगती है कि रात में फायरिंग होती है, ठीक है, बंकर की तरफ चले जाएंगे, बाकी हम दिन में आराम से अपना काम करेंगे, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, लोग नौकरियों पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर भारत कोई बड़ी स्ट्राइक करता है, देन पाकिस्तान उसके अगर हम क्या कहते हैं अगेंस्ट जरूर कुछ ना कुछ करेगा, देन वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर सकता है। लेकिन तब तक इस तरह का कोई हरकत नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि आगे ही पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बिक्री हुई है। क्योंकि पहलगाम अटैक में जिस तरह से टूरिस्ट को मारा गया धर्म पूछ करके, उसके कारण पूरे विश्व भर में पाकिस्तान की कड़ी निंदा हुई है। तो वो नहीं चाहेगा कि अब किसी भी तरह से रिहायशी इलाकों को टारगेट करके फिर जो है वो निंदा का कारण बने। तो इसलिए वो सेना टू सेना जो है इस समय आपसी स्ट्राइक चल रही है। लेकिन ओवरऑल भारत के हमले का शिकार है। जैसे भारत कुछ करेगा, चाहे अगर वो अरेबियन सी में भी कहीं करता है, भारतीय नेवी भी कुछ करती है पाकिस्तान में, तो यकीन तब भी वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं पता भारत कहां से कब क्या करने वाला है। ओवरऑल पाकिस्तान चौंकेगा जरूर, लेकिन अवाम बिल्कुल शांत है और अपनी नॉर्मल दिनचर्या जो है इस समय जी राही, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके के हालात हैं सेना और या फिर बीएसएफ की तरफ से किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है, लोगों के बीच और सेना के बीच किस तरीके का समन्वय है इस वक्त? देखिए बिल्कुल शिवानी, ये आज की बात नहीं है। जब से इंडियन आर्मी है या फिर जब से बीएसएफ है, तब से अवाम के साथ जो है उनका भरपूर जो है सहयोग रहता है। खास तौर पर अगर एलओसी की बात करें तो एलओसी के साथ सटे हुए गांव जो हैं, उन गांव के जो रहने वाले परिवार हैं या फिर लोग हैं, उनके लिए भारतीय सेना एक परिवार की तरह है और भारतीय सेना के लिए वो लोग परिवार की तरह हैं। तो ऐसे में लोगों का जो जज्बा, जो जोश है, हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि होना क्या है, लेकिन बहरहाल जो इस तनाव के बीच में अवाम का बिना मजमो मिलत किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो अपनी सेना के साथ जो है सीना तान के खड़ा हुआ है। हमने कई लोगों से बातचीत करी है, लोगों का कहना है कि हमने 1965 देखा है, 1971 देखा है या फिर 1947, ये तमाम जितनी भी वारें हैं ये देखी हैं। उस दौरान भी लोगों ने अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। सेना के लिए लोग अपने जो खुद एक एज ए पिट्ठू की तरह सामान उठाकर, उनका गोला बारूद उठाकर वहां बॉर्डरों तक पहुंचाते थे। ये एक बहुत बड़ी मिसाल आज जो है वो देखने को मिल रही है। तो लोगों का फिर से वो जज्बा है, खासतौर पर यंगस्टर ये कह रहे हैं कि यंगस्टर और जो एक्स सर्विसमैन है, यानी जो पूर्व सैनिक है, रजौरी पुंछ के अंदर एक बड़ा फिगर है जो कि एक्स सर्विसमैन है, तो उनका भी ये मानना है, ये कहना है कि अगर भारत सरकार या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर गृह मंत्रालय अगर हमें दोबारा से वेपन हथियार देता है तो हम अपनी सेना के साथ सेकंड डिफेंस लाइन पर जाकर हम भी युद्ध जो है वो लड़ेंगे अपने देश की हिफाजत के लिए। हम भी बिल्कुल, लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे जंग वाले माहौल में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, वो काफी प्रभावित हो रही होगी। ख्वाहिश देखिए, अगर हम बात करें, यकीनन महिलाओं के लिए चिंता यही है, क्योंकि महिलाएं ही ऐसी होती हैं, क्योंकि महिलाओं को कहते हैं कि दिल बहुत सॉफ्ट होता है। और जिस तरह से तनातनी है और जैसे खबरें चल रही हैं, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह आपसी बातचीत चल रही है, हर कोई ये जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पे हुए किसी भी हमले का जवाब बड़ी आप अग्रेसिवली तरीके से देते हैं। और भारतीय सेना को ये पूरी तरह से छूट दी गई है, सेना, एयरफोर्स और नेवी को। तो कहीं ना कहीं महिला की बॉर्डर पे रहने वाले लोग जो है, हालांकि मजबूत जरूर है, लेकिन महिलाओं की एक जरूर चिंता रहती है तो उनको बच्चे अपने, जिनको कहते हैं जान से प्यारे हैं, वो नहीं चाहते किसी को भी कोई नुकसान हो। तो उनको अपना काम भी करना है, बच्चों की सलामती की दुआ भी करनी है, उनका ख्याल भी पहुंचाना है। बच्चों को लोग सुबह स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन ये भी डर रहता है कि इमरजेंसी में कहीं कुछ बड़ा ही हलचल हो गई तो बच्चों को वापस लाना है, बच्चे पास आए। क्योंकि शहरों में तो स्कूलों के लिए गाड़ियां होती हैं, पेरेंट्स खुद लेके आते हैं, पिक एंड ड्रॉप रहता है, लेकिन गाँव में और खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में बच्चों को 1 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है पहाड़ी इलाकों में। तो ऐसे में उन माताओं की, उन महिलाओं की ज्यादा चिंता है बच्चों को लेकर कि भाई हमारे बच्चे जो हैं उस दौरान कोई ऐसा वाक्य ना हो जाए, कोई ऐसा अटैक ना हो जाए। तो
बच्चों को वापस आने में दिक्कत हो जाए। तो ऐसे में ये थोड़ी उनकी घबराहट दूर है। अदरवाइज सीमाओं में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों की तरह मजबूत है, क्योंकि स्ट्रांग रहते हैं, सारे कामकाज खुद करते हैं। और ऐसे लोग बड़े शुरू से उनका एक पूरा एटमॉस्फेयर ऐसे रहता है, खुद हाथ से कामकाज करना, हर चीज फिजिकली वो बड़े स्ट्रांग भी रहते हैं। तो ऐसे जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं उनका विल पावर भी बहुत ज्यादा होता है, मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं। तो खैर ओवरऑल बाकी चीजों से वो घबराते नहीं जी। लेकिन ख्वाहिश, क्या लगता है आपको कि हालात कितने समय तक इसी तरीके के रहेंगे और कितने समय तक लोगों को बंकरों के सहारे जीने पर मजबूर होना पड़ सकता है? देखिए, बंकरों के सहारे जीने पे मजबूर होने के लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि जान है तो सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान वो देश है जो भारत के अंदर हमेशा आतंकवाद फैलाता रहेगा जब तक वो रहेगा। मैंने पहले भी कहा, तो लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान आज अगर स्थिति सामान्य हो जाती है फिर इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ पर दहशतगर्दी करना शुरू कर देंगे। तो अगर हमारी सरकार कोई ऐसा स्टेप लेने की सोच रही है कि यहाँ पर या तो पीओके का बड़ा हिस्सा लेके भारतीय सेना जहां भी लाइन ऑफ कंट्रोल में बैठी है ये कई किलोमीटर आगे बढ़ जाए, तो यकीनन जो गाँव के लोग हैं वो एक दर्द से वो है पीछे रह जाएंगे और सेनाएं आगे बढ़ जाएंगी। यानी कि जब वो अपना एरिया वापस लेंगे तो वो काफी बड़े एरिया को जब कैप्चर कर लेंगे, तो जब अगर सेना आगे चली जाती है लेट सपोज, तो पीछे वाले लोगों को ये लगेगा कि आज हम हमारे यहाँ से एक किलोमीटर या फिर 500 मीटर बॉर्डर दूर है, अब हमारी सेनाओं ने आगे जाकर कब्जा कर लिया। अगर ऐसा होता है तो हम लोग जो है एक सेफ जोन में आ जाएंगे, यानी कि फायरिंग रेंज से हट जाएंगे। और जो ऊंची पीक्स हैं, खासतौर पे पीओके में ऊंची पीक्स पे पाकिस्तान बैठा हुआ है, अगर भारत वो कैप्चर कर लेता है तो लोगों का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि जहां से हम लोग हर दिन निशाना रहते हैं वो तो हमारे जवान बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों के लिए एक बड़े इजी ऑप्शन होगा। इनके इस बारे में भविष्य में जैसा भी होगा लोगों को एक विचार जरूर रहेगा कि हमारे पास एक सेफ लाइन आ गई है। पहले हम बिल्कुल डायरेक्ट टारगेट में थे, लेकिन अब हमारी फौजें आगे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान है वो ये स्थिति को बिल्कुल सामान्य नहीं होने देगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हें इसी चीज को लेकर चीन से चंदा मांगना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और एलओसी पर स्थिति को सामान्य नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं इस बात का सबको इशारे मिल रहे हैं। राही, तो ऐसे में नहीं चाहिए सेना को भी आम नागरिकों को कुछ ट्रेनिंग दी जाए, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ ऐसे इक़दाम उठाने की जरूरत है सेना को, बीएसएफ को, ताकि लोग खुद को खुद ही महफूज कर सकें और कहीं ना कहीं अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। बिल्कुल शिवानी, ट्रेनिंग की अगर बात करें तो रजौरी, पुंछ या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे सांबा, कठुआ, हीरानगर, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या फिर रजौरी पुंछ के अंदर, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि वीडीजी का गठन किया गया है। जो वीडीजी है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग सेना की तरफ से या पुलिस की तरफ से दी जाती है, क्योंकि वो भी लगातार जिस तरीके से जम्मू संभाग के अंदर पिछले 3-4 सालों से आतंकवाद बढ़ा है, तो ऐसे में वीडीजी जो है उनकी भी एक अहम भूमिका रही है और वो अपना जो है वो ड्यूटी लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बल देते हैं वो भी अपने गांव में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो ऐसे में आज से 10-12 दिन पहले एक बॉर्डर इलाके से तस्वीरें आई थी जहां पर भारतीय सेना ने वीडीजी को एक ट्रेनिंग जो है वो दी है और उन्हें बताया है कि अगर किस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, आपको आतंकवाद के साथ किस तरीके से लड़ना है, या वैसी सिचुएशन अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई वैसा निर्णय लिया जाता है सरकार की तरफ से, तो आपको किस तरीके से डिफेंस करना है, किस तरीके से अपने गांव को, उन चीजों को प्रोटेक्ट करना है। तो समय समय पर वीडीजी या फिर पूर्व सैनिक, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो पूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, जो सेना से रिटायर्ड होके आए हुए हैं, बीएसएफ से हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सीआरपीएफ से, सीआईएसएफ से, तो वो वेल ट्रेंड है, उनके लिए बड़ा आसान है। और वो उन युवाओं को, जो वीडीजी के जो युवा है या उन युवाओं को इस तरीके की ट्रेनिंग या उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और उन्होंने ये मांग भी की है, नौशहरा सेक्टर से जो रिपोर्ट मैंने भेजी थी उसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत सरकार हमें दोबारा से अलो करती है, हमें वेपन दिए जाते हैं, हालांकि वीडीजी के पास वेपन है, उनको दिए गए हैं वेपन, हाईटेक वेपन अब दिया गया है, और अगर उन पूर्व सैनिकों को भी दिया जाता है तो वो देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल राही, लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, लोग खुद को बंकरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार को महफूज करने के लिए बंकरों का सहारा ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है और इस पर सरकार को भी लोगों के साथ समन्वय अच्छे से अच्छा बनाने की जरूरत है और उन्हें कुछ ट्रेनिंग भी दी जाए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, ये भी हम चाहेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरी